Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So this is prelims booster number 8. Important terms of UPSC would be discussed. आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी न्यूज़ में टर्म्स रहते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, एंड फॉलोड बाय MCQs जिनको आपको कोशिश करना है आंसर देने की, एंड आपसे बन जाएंगे वैसे जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे, और मैं आपको आंसर्स भी बताऊँगी, तो आप मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना परफॉर्मेंस बता सकते हैं। एंड प्लीज़ डू शेयर आवर वीडियोज़, और दूसरों का भी भला होगा, थोड़ा हमारा भी हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो टर्म था वो था वायरल स्पिल ओवर रिस्क। तो अभी क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो कई सारी जगहों पे देखे जा रहे हैं, क्रॉप यील्ड से लेके अनरिलायबल वेदर कंडीशंस और स्पीशीज़ के एक्सटिंक्शन तक। अब जो है रिस्क बढ़ गई है वायरल स्पिल ओवर की कुछ रीजन्स में, और जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि नए पेंडेमिक्स आ सकते हैं अगले कुछ सालों में। ओके, और क्लाइमेट चेंज जो है वो स्पीशीज़ की रेंज को ही पूरा शिफ्ट कर सकता है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये चीज़ अभी स्टडी में एक पता चली है कि जो हाई आर्कटिक जोन है वो फर्टाइल ग्राउंड बन सकता है फॉर दी इमर्जिंग पेंडेमिक्स। ओके, हाई आर्कटिक जोन, फाइन। और ये जो रिसर्च है ये एक्चुअली में एक आर्टिकल आया था, वायरल स्पिल ओवर रिस्क इंक्रीजेस विद क्लाइमेट चेंज इन हाई आर्कटिक लेक सेडिमेंट्स। ओके, तो ये यूके की रॉयल सोसाइटी में आया था। वो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसमें से मेन चीज़ें कुछ देख लेते हैं वायरस वगैरह के बारे में। तो दे आर सम ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एंटिटीज़, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लेकिन उनको खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करना पड़ता है। ओके, और रिसर्च के मुताबिक ये जो वायरस होस्ट की रिलेशनशिप होती है ये स्टेबल होती है सुपर किंगडम्स में, यानी कि जो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे ये स्टेबल हो जाती है ना। और लेकिन अगर आप उस रैंक से नीचे आओगे तो हो सकता है कि वायरस जो है वो नए होस्ट को इन्फेक्ट करें फ्रॉम अ रिजर्वॉयर होस्ट। ठीक है, देखो अब आर्कटिक की बात क्यों कर रहे हैं ना, उसका आप रीज़न समझोगे। वहाँ पे कई इस तरीके के होस्ट हैं जो कि अभी रिजर्वॉयर फॉर्म में, जो कि अभी नहीं निकले हैं, तो अब नए होस्ट को जो है वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं, और उससे फिर वो सस्टेनेबली अपने आप को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है वायरल स्पिल ओवर। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अब इसकी पॉसिबिलिटी को समझने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के ही रिसर्चर्स ने वहाँ पे कनाडा में एक हाई, जो सबसे बड़ा हाई आर्कटिक लेक है बाय वॉल्यूम, उसका नाम है लेक हेजन। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर द नेम। लेक हेजन कहाँ पर है? कनाडा में है, वहीं पे ये स्टडी हुई है, और ये जो है ये रीजन का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। फिर इन्होंने क्या किया कि DNA और RNA सीक्वेंसिंग वहाँ से, मतलब ये सैम्पल्स कलेक्ट किए सॉइल वगैरह के, फिर DNA RNA सीक्वेंसिंग की, ताकि जो लेक एरिया का वायरस कंपोजिशन है उसको समझा सके, और फिर स्पिल ओवर रिस्क का पता लगाया। तो इन्होंने देखा कि जो ग्लेशियर मेल्ट होके आ रहा है उसकी वजह से चांसेस हैं कि वायरसेस जो हैं वो नए होस्ट में तेज़ी से जाएं। ठीक है, और ये क्यों होगा ग्लेशियर मेल्ट? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट होंगे, तो जितने भी आइस ट्रैप्ड वायरस और बैक्टीरिया हैं उनको नए होस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जो वहाँ पे भी ट्रैप्ड वायरस वगैरह होंगे उनको यहाँ पे जो सुपर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे नए मिल जाएंगे होस्ट, है ना। तो ये चीज़ तो देखी है कि जो वायरल स्पिल ओवर रिस्क है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे देखी गई है कि वो ग्लोबल वार्मिंग से होती है, लेकिन इससे इन्होंने ये भी कहा है कि ये चीज़ की गारंटी नहीं है कि आगे जाके इन वायरस की वजह से पेंडेमिक होगा ही होगा। और इसका रीज़न ये है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट लिंक भी है कि वायरसेस के साथ में एक ब्रिज वेक्टर भी होते हैं। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म, प्लीज़ नोट दिस डाउन, ब्रिज वेक्टर। ब्रिज वेक्टर क्या करते हैं? ये होस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं और फिर उनके स्प्रेड को भी बढ़ाते हैं। तो जब तक ये दो, जो मतलब उसको इन्फेक्ट करने वाला है वायरस और जो इन्फेक्ट होने वाला है, वो दो एक ही जगह पे साइमल्टेनियसली प्रेजेंट नहीं रहेंगे एनवायरनमेंट में, तब तक इस चीज़ की लाइक्लीहुड कम है कि ऐसे इवेंट्स पेंडेमिक वाले होंगे। ओके, तो ऑथर्स ने कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है इट लीड्स टू शिफ्ट इन स्पीशीज रेंजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, नए एसोसिएशंस बनते हैं, और वेक्टर्स जो हैं दे कैन कम एंड मीडिएट वायरल स्पिल ओवर्स। और अभी तक जो मतलब साइमुलेशन यहाँ पे इस एरिया में किया गया है तो उसमें तो यही चीज़ सामने आई है। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पे, ग्रीन क्रैकर्स। तो क्या हुआ है कि पंजाब के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि केवल दिवाली के टाइम पे है ना केवल ग्रीन क्रैकर्स
जलाए जाएंगे। तो इसमें ग्रीन क्रैकर्स और ट्रेडिशनल क्रैकर्स में क्या अंतर होता है? तो दोनों ही जो है ना पोल्यूशन कॉज करते हैं, इसलिए दोनों नहीं यूज़ करने चाहिए। बस ये है कि ग्रीन क्रैकर में 30% कम पोल्यूशन होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वंस, ठीक है। 30% कम एयर पोल्यूशन होता है, और इससे क्या होता है कि एक तो एमिशन कम हो जाएगा और वो डस्ट वगैरह उसी टाइम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसमें हजार्डस एलिमेंट जैसे बेरियम नाइट्रेट वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनल क्रैकर्स में जैसे टॉक्सिक मेटल्स होते हैं तो वो रिप्लेस हो जाते हैं विथ लेस हजार्डस कंपाउंड्स। तो एनजीटी ने जैसे ही कहा था कि ग्रीन क्रैकर्स केवल उन्हीं सिटीज़ और टाउन्स में परमिट किए जाने चाहिए जहाँ पे एयर क्वालिटी मॉडरेट या पुअर है, और इसके अलावा इनमें साउंड भी जो होता है वो भी कम होता है। तो अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? तो इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, स्वास, सफल और स्टार। तो इन क्रैकर्स को डेवलप किया है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। स्वास क्या है? स्वास है सेफ वाटर रिलीजर, और इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा वाटर पॉकेट या ड्रॉपलेट्स निकल जाते हैं, और जैसे ही वो मतलब फटता है तो वो वेपर के फॉर्म में निकलते हैं, तो वहीं पर डस्ट को दबा देते हैं, ठीक है। तो डस्ट जो है वो सप्रेस हो जाती है। और इसमें एक खास बात है कि इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ़र और पर्टिकुलेट ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ़र, और जो पर्टिकुलेट डस्ट रिलीज़ होती है वो भी 30% कम हो जाती है। नेक्स्ट है स्टार। स्टार क्या है? सेफ थर्माइट क्रैकर, और इसमें भी पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ़र नहीं रहता है, और पर्टिकुलेट मैटर फिर से कम निकलता है, और साउंड इंटेंसिटी भी कम रहती है। देन सफल इज सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। इसमें बहुत कम, नाम में समझ में आ रहा है कि इसमें एल्यूमिनियम का बहुत कम यूसेज होता है, और इसकी जगह मैग्नीशियम यूज़ किया जाता है, और इसमें भी जो साउंड है वो कम हो जाता है, ठीक है। पर इसमें ये भी इन्होंने सजेस्ट किया कि आप है ना स्ट्रीट वेंडर से ना लो, केवल लाइसेंस सेलर से लो, और आइडेंटिफिकेशन आप है ना CSIR नीरी लोगों से भी कर सकते हो। अब सवाल आता है कि कौन से टॉक्सिक मेटल्स हैं जो कि ट्रेडिशनल क्रैकर्स रिलीज़ करते हैं। तो ऐसे कई होते हैं और वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इनके एलिमेंट्स है ना प्लीज़ नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो वाइट कलर होता है क्रैकर्स में वो एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम और टाइटेनियम, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती है वो वाइट कलर। तो जो आप फुलझड़ी वगैरह जो जलाते होगे उसमें जब वाइट वाली वो निकलती है ना, तो उसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम होता है। ऑरेंज कलर जो होता है वो कार्बन या आयरन का होता है। येलो एजेंट जो होते हैं वो सोडियम कंपाउंड्स होते हैं, और ब्लू और रेड जो होते हैं, ब्लू होता है आपका कॉपर कंपाउंड्स, और रेड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। और ग्रीन एजेंट जो होता है वो उसमें बेरियम सॉल्ट्स यानी बेरियम मोनोक्लोराइड सॉल्ट और बेरियम नाइट्रेट या फिर बेरियम क्लोरेट होता है। तो अब ये जो केमिकल्स हैं ये क्या हार्म करते हैं, तो और कौन वर्नरेबल होता है? तो ये इसका हार्म भी आपको याद रखना है। जो लेड होता है उससे नर्वस सिस्टम पे इम्पेक्ट पड़ता है, कॉपर से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन होता है, सोडियम की वजह से स्किन इश्यूज़, और मैग्नीशियम सोडियम की वजह से स्किन इश्यूज़ होते हैं, और मैग्नीशियम की वजह से आपको मेंटल फ्यूम फीवर होता है, और कैडमियम की वजह से एनीमिया, और साथ में किडनी डैमेज होता है। नाइट्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि इससे सीधे मेंटल इम्पेयरमेंट होता है, और नाइट्राइट की वजह से, देखो नाइट्रेट अलग है, नाइट्राइट अलग है, नाइट्राइट की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन, आइज़ और स्किन में इरिटेशन होता है। अब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन सी है? तो छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, प्रेग्नेंट विमेन, एल्डरली, और जिनको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है। तो क्यों ग्रीन क्रैकर्स को प्रेफर करना चाहिए? अब ये चीज़ हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। तो इसके अलावा इन्होंने बताया है कि इसमें साइज़ जो होता है शेल का कम होता है, ऐश यूसेज कम, एलिमिनेशन होता है उसका, है ना, और मतलब वो चीज़ एलिमिनेट हो जाती है ऐश यूसेज की। उसके बाद में रॉ मटेरियल्स कम यूज़ होते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म क्वालिटी रहती है, और पर्टिकुलेट मैटर जो होता है उससे वो कम हो जाता है, और गैशियस एमिशन भी कम हो जाते हैं, ओके। तो इसलिए इनको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, फाइन। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट IPC सेक्शन 295A। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के पुलिस चीफ्स को डायरेक्ट किया था कि अगर कोई भी हेट स्पीच होती है तो उसके ऊपर आप इमीडिएट सुओ मोटो एक्शन लीजिए और क्रिमिनल केस लॉन्च कर दीजिए बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट के। और एक्चुअली में ये क्यों हुआ था? क्योंकि एक हियरिंग चल रही थी टुवर्ड्स द स्पीचेस डिलीवर्ड एट विराट हिंदू सभा, जो कि VHP ने ऑर्गेनाइज़ करी थी, और इसके अलावा कई हेट स्पीचेस और भी आई थी अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो कुछ धर्म सांसद इवेंट्स हुए थे जहाँ पे ये आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़ में कि इस तरीके के इवेंट्स हुए थे और हेट स्पीचेस आई थी, राइट।
अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो इंडिया के पास में कोई फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क तो नहीं है हेट स्पीच को डील करने के लिए, लेकिन आईपीसी में कुछ प्रोविजंस हैं जो कि लूजली डिफाइन करते हैं और ये खासकर डील करते हैं विद ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन्स। ठीक है, तो अब सेक्शन 295 देखो करेंगे डिस्कस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 295A जो है आईपीसी का, ये डिफाइन करता है और प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट फॉर डेलिबरेट एंड मलिशियस एक्ट्स। ये एज इट इज़ देखो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, पनिशमेंट फॉर डेलिबरेट एंड मलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, किसी भी क्लास की बाय उनके रिलीजन या उनके रिलीजियस बिलीव्स को इंसल्ट करके। ठीक है, तो अगर आप किसी की भी फीलिंग्स को ऐसे आउटरेज कर रहे हो तो उसकी पनिशमेंट रहती है। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। ओके, सेम थिंग है, आप चाहें तो इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इसमें ये देखो लिखा है कि इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है जिसका टेन्योर हो सकता है अप टू 3 इयर्स और साथ में फ़ाइन भी। ठीक है, और ये 295A ही मेन प्रोविज़न है रिलीजियस ऑफेंसेस को पीनलाइज करने में। और इसमें है ना मतलब कुछ और भी अब यहाँ पे सेक्शंस बताए हैं। तो जैसे सेक्शन 295 है ये इट इज़ टू पीनलाइज डैमेज और डिफाइलमेंट ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो अगर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का डैमेज वगैरह होता है किसी रिलीजन को इंसल्ट करने के लिए तो वो सेक्शन 295 में आता है। फिर कोई प्लेस ऑफ सिपल्चर है उसको ट्रेसपास किया जाता है तो 297 में आता है। अगर किसी इंसान की आप फीलिंग्स को आप हर्ट करते हो कुछ ऐसे वर्ड्स कह के तो वो 298 में आता है। और कोई रिलीजियस असेंबली आप डिस्टर्ब करते हो तो वो 296 में आता है। ठीक है, और स्टेट जो है वो 295A के साथ में 153A भी इन्वोक करती है जो कि पीनलाइज करती है प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एट्सेट्रा। ठीक है, तो हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए अलग ग्रुप्स में आप एनमिटी क्रिएट करने के लिए उसके लिए सेक्शन 153A है वैसे। तो अगर 295A लगता है तो साथ में ये भी लग जाता है। ओके, और 505 भी कई बार लग जाता है। तो इसमें अगर आप कोई पब्लिक मिसचीफ कर रहे हो तो वो आ जाता है। देन सिमिलर टू दिस इज सेक्शन 66A, वेरी फेमस अगेन, IT एक्ट का है। इसमें अगर आप ऑफेंसिव मैसेजेस सेंड कर रहे हो थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज तो उसमें आपको पनिशमेंट मिलती है। ओके, तो ये जो लॉज में काफ़ी ब्रॉड और वेग टर्म्स हैं तो इनका कई बार मिसयूज़ भी होता है। और इसमें फिर वही है कि ऐसे केसेस में देखा गया है कि कन्विक्शन रेट भी कई बार कम होता है। तो इसलिए केवल उसका अरेस्ट कर लेना पुलिस ऑफिसर का बिना वारंट के अरेस्ट कर लेने का जो प्रोसीजर होता है उसको भी एक पनिशमेंट की तरह माना जाता है। अब ये 295A आया कैसे था इसका भी थोड़ा देख लेते हैं, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। तो ये 1927 में आया था। एक किताब है ऑफेंड, शॉक और डिस्टर्ब, ये गौतम भाटिया की। इसमें इन्होंने बताया है कि एक्चुअली ये ऐसे सिचुएशन में आया था जब बहुत ज़्यादा कम्युनली चार्ज एटमॉस्फेयर था नॉर्थ इंडिया का इन 1920s। ठीक है, और उस टाइम पे है ना एक अक्विटल हुआ था अंडर सेक्शन 153A बाय लाहौर हाई कोर्ट। तो आपको ये केस याद रखना है, रंगीला रसूल केस। ओके, तो 1927 में इसमें जो अक्विटल हुआ था ये राजपाल वर्सेस एम्परर का केस था। तो उसके बाद ही ये सेक्शन बना था 295A। फाइन, अब ये रंगीला रसूल केस क्या था, तो बेसिकली रंगीला रसूल वॉज अ ट्रैक्ट। ट्रैक्ट क्या होता है कि एक बंच ऑफ पेपर्स होता है जो कि मतलब किताब नहीं है। फाइन, तो ये जब आया था रंगीला रसूल तो उस टाइम में ये कहा गया था कि प्रॉफिट की प्राइवेट लाइफ के बारे में काफ़ी डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स किए गए हैं। तो पहला पैम्पलेट जब आया था तो 153A के अंडर केस फाइल हुआ था, लेकिन उसको डिसमिस कर दिया था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। और ये कहा था कि मतलब आप फिगर्स को जो टारगेट कर रहे हो वो किसी रिलीजन को टारगेट करने से अलग है। फिर लेकिन दूसरा केस आया और उसमें है ना और ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गए थे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये एक फाउल अटैक है एक रिलीजियस लीडर पे और उसकी वजह से ये सेक्शन 153A में आता है। और उसके बाद ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उस टाइम पे सेक्शन 295A लेकर आए वो मतलब ताकि उसका पूरा ऐसे अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो उसका स्कोप बढ़ाने के लिए। इसके बाद इससे रिलेटेड क्या केसेस हुए हैं, तो 1957 में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था। रामजी लाल मोदी केस था ये। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को अपहेल्ड किया था और कहा था कि पब्लिक ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी है। और आपको पता है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक ये चीज़ का रिस्ट्रिक्शन है कि अगर वो पब्लिक ऑर्डर को हार्म करता है तो ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउड नहीं है, राइट।
फिर 1960 की एक रूलिंग हुई थी, बाबा खलील अहमद केस था, तो उसमें इन्होंने कहा था कि मलिशियस इंटेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मलिशियस इंटेंट जो है वो केवल उसकी स्पीच से आप नहीं पता लगा सकते हो, बट ऑल्सो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। ओके, फिर 1973 में फिर केस हुआ था रामलाल पुरी का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको ये टेस्ट लगाना चाहिए कि जो स्पीच है जिसकी बात की जा रही है, फ्री स्पीच या हेट स्पीच जो भी है, तो क्या वो किसी ऑर्डिनरी मैन ऑफ कॉमन सेंस को अफेक्ट कर रही है या फिर किसी हाइपर सेंसिटिव मैन को, है ना। तो जो हाइपर सेंसिटिव है वो तो हर बात में चिढ़ जाएगा, राइट। तो ये जो डिस्टिंक्शन है वही है कि वो वेग भी हो सकता है। फिर एक बरागुर रामचंद्रप्पा केस हुआ था 2007 में, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक प्रैग्मेटिक अप्रोच, देखो ये अलग अलग टर्म्स भी इससे रिलेटेड है ना। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने एक्चुअली उस टाइम पे, है ना, एक धर्म कारण करके नॉवल थी उसको बैन कर दिया था, और ये कह के कि उसमें हेट स्पीच वगैरह है, और इसलिए मतलब प्रैग्मेटिक अप्रोच यही रहेगी कि उस बुक को फोरफिट कर लिया जाए और इंस्टेड ऑफ कि फ्री स्पीच का राइट दिया जाए। अगेन द सेम थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम इज़ चाइनाज़ वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की अभी 20th कांग्रेस हुई है, जहाँ पे फिर जी जिनपिंग को जो है 3rd टर्म मिल जाएगा। और चाइना की पोजीशन जी के आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिव अप्रोच रही है उनकी सारे इशूज़ को हैंडल करने में, और इसको वुल्फ वॉरियर स्टाइल कहा जाता है। तो खासकर जब से ये प्रेसिडेंट बने तब से काफ़ी पॉपुलर हो गया है टर्म, और ये चाइनीज़ गवर्नमेंट की एक टैक्टिक हो गई है कि वो चाइना के बियॉन्ड और वेस्ट को काउंटर करने के लिए खासकर इस आइडियोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक अनऑफिशियल टर्म है ज़्यादा अपनी अग्रेसिव और कन्फ्रंटेशनल स्टाइल को शो करने के लिए। तो ये चाइनीज़ डिप्लोमेट्स अपना कम्युनिकेशन में इस चीज़ को यूज़ करते आ रहे हैं। और 2015 में एक एक्शन फिल्म भी बनी थी वुल्फ वॉरियर, और वो इस टर्म का ही इंस्पिरेशन थी, और इसमें काफ़ी नेशनलिस्ट थीम्स और डायलॉग्स थे, और चाइनीज़ फाइटर्स को दिखाया गया था कि वो काफ़ी ज़्यादा फेस ऑफ करते हैं अगेंस्ट वेस्टर्न मर्सिनरीज़। तो इस डिप्लोमेसी की ज़रूरत क्या थी, तो इसका रीज़न बताया जा रहा है जैसे जी का काफ़ी ज़्यादा ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज़ थी एज़ कम्पेयर टू अर्लियर लीडर्स, और जिसकी वजह से यूएस चाइना के रिलेशंस डिटेरियोरेट हुए थे डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे। फिर कोरोना वायरस पेंडेमिक रिलेटेड अक्यूजेशंस भी लगे थे चाइना पे। तो चाइनीज़ ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये जो उनका मूव है, इट इज़ सिंपली टू स्टैंड अप, जिसको वो मतलब वेस्टर्न इंटरफेरेंस कहते हैं, उसको कन्फ्रंट करने के लिए। ठीक है, और जो वहाँ के फॉरेन वाइस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को टिट फॉर टैट भी कहा था। तो अब उनका कहना ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं दे आर कमिंग टू आवर डोरस्टेप, वो इंटरफेयर कर रहे हैं, हमको कंटिन्यूसली इंसल्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास में कोई और चॉइस नहीं है बल्कि अपने आप को डिफेंड करने में। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस में कैसे करते हैं, तो जैसे कि है ना मैसेजिंग करते हैं सोशल मीडिया पे भी, और क्या होता है कि चाइनीज़ ऑफिशियल्स जो होते हैं अगर कोई भी उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया जाए तो एकदम से वो काउंटर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक केस भी बताया जब एक अक्यूजेशन इन्होंने लगाया था कि ऑस्ट्रेलियन सोल्जर एक बच्चे को अफ़गानिस्तान में मार रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आप अपॉलोजी करो, बट इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, तो इसका है ना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, और ये क्या करते हैं डायरेक्टली है ना गवर्नमेंट्स को कई चीज़ों में एकदम से लेक्चर भी दे देंगे, और उसके बाद कभी फॉरेन ऑफिसेज में बुलाया जाएगा तो ये आएंगे नहीं। तो इसका काफ़ी ज़्यादा अभी दिल्ली को यानी इंडिया को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है, खासकर जो अभी क्राइसिस हुआ था डोकलाम और लद्दाख में। तो क्या ये जी के 3rd टर्म में कंटिन्यू करेगा, तो ये है कि अब ये जो कमेंट्स कर रहे हैं तो इसको काफ़ी ज़्यादा दूसरी कंट्रीज चैलेंज तो कर रही हैं, और इसमें मतलब चाइना का जो परसेप्शन है वो भी ख़राब हो सकता है। तो अभी वो क्या करें, बैलेंस स्ट्राइक करने की वैसे कोशिश कर रहे हैं। ओके, लास्ट न्यूज़ आइटम इज़ ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। और ये न्यूज़ में क्यों था, तो अब क्या हो रहा है कि स्कूल स्टूडेंट्स भी जो हैं वो क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं अपनी क्लासरूम लर्निंग से, और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से भी, और उसको है ना बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे कि जो सिस्टम अभी ऑलरेडी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है। तो ये पूरा क्रेडिट सिस्टम को इंटीग्रेट कर देगा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, और ये अभी पब्लिक डोमेन में है, और इसको
इसको ड्राफ्ट किया एक 11 मेंबर कमेटी थी जो कि जिसको हेड कर रहे थे नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के चेयरपर्सन निर्मलजीत सिंह कलसी। तो याद रखना ये उनका मतलब उनके कमेटी ने ही ये रिकमेंडेशन दिया है। तो क्रेडिट्स क्या होते हैं एजुकेशन सिस्टम में? तो ये बेसिकली एक रिकग्निशन होते हैं कि किसी लर्नर ने एक अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आपके जो भी आउटकम्स हैं उसको क्वांटिफाई करता है और आपको किसी चीज़ के लिए क्वालिफाइड दिखाता है। तो ये क्रेडिट सिस्टम काम कैसे करता है? तो अभी जैसे यूनिवर्सिटीज़ में है ना चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चलता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए कुछ नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और उसमें ना इनको अपॉर्चुनिटी होती है, आप कई सारे कोर्सेज परसू कर सकते हो, इंटरडिसिप्लिनरी, जो कि वैसे अभी तक कन्वेंशनल मार्क्स वाले सिस्टम में नहीं होता था। और इसके अलावा यूजीसी भी जो है वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को एनकरेज कर रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शंस रहेंगे। तो इसलिए क्रेडिट बेस्ड अगर अप्रोच रहती है तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आप कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो बीच में, और अगर आप ड्रॉप आउट कर चुके तो वापस आप उस एजुकेशन सिस्टम में आ सकते हो। और ये जो आपके क्रेडिट्स होते हैं ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में डिपॉजिट होते जाते हैं, जो कि एक बैंक की तरह काम करता है और आप इसको कभी भी रिडीम कर सकते हो, ठीक है। और क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या होता है? ये बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं जो कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करनी होती है। जैसे अभी नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं। तो ये जो क्रेडिट फ्रेमवर्क रहेगा ये एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क से कैसे अलग होगा? तो इसमें क्या है, इसमें सारे फ्रेमवर्क्स को एक ही अम्ब्रेला में लेकर आ जाएंगे, पूरा एजुकेशन सिस्टम एक ही सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। और इससे पहले केवल NIOS जो है वो क्रेडिट सिस्टम फॉलो करता था। और इसके अलावा ये जो फ्रेमवर्क है इसमें स्किल और वोकेशनल एजुकेशन भी कवर्ड रहेगी। तो ये कब तक वैलिड रहेंगे? तो इनकी मतलब जो रेगुलेशंस है उनके अकॉर्डिंग इनकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 7 साल की है, ठीक है। अब इसका मेन हाईलाइट क्या है? तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जाती थी इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो अलग अलग स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो रहते थे वो अलग अलग सर्टिफिकेट्स देते थे, तो जिसकी इक्वालिटी नहीं रहती थी, ठीक है। तो हायर एजुकेशन कैसे परसू करनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में तो बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी आती थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अब इससे चली जाएंगी। अब इसमें क्या है कि अगर आपको 1 साल स्कूल एजुकेशन का कंप्लीट करना है तो आपको 40 क्रेडिट चाहिए, जो कि आपको 1200 घंटे लगाने से मिलेंगे ऑफ नोशनल लर्निंग आवर्स। अब ये नोशनल लर्निंग आवर्स क्या है? ये देखो कई सारे टर्म्स आते हैं, इनको भी आप नोट कर लिया करो, ओके। यानी कि वो टाइम जो ना केवल आप क्लासरूम टीचिंग में स्पेंड कर रहे हो बल्कि को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आता है। तो स्पोर्ट्स, योगा वगैरह जो भी दूसरी चीज़ों कोई NCC या फिर कोई जॉब ट्रेनिंग इंटर्नशिप है तो ये भी काउंट होगा। तो ये क्रेडिट पॉइंट्स आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो? तो NCRF ने एजुकेशन को मल्टीपल लेवल से डिवाइड कर दिया है। तो इसमें 4 लेवल्स रहेंगी। देयर आर 4 लेवल्स। तो जो क्लास 12th क्लियर कर लेते हैं वो क्रेडिट लेवल 4 पे रहेंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए आपकी जो लेवल्स रहेंगी वो 4.5 to 8 रहेगी, यानी कि वो फर्स्ट ईयर ऑफ UG से लेके PhD तक जाएगा। और जो आपके टोटल क्रेडिट पॉइंट्स होंगे, आप जो पूरा टोटल अर्न करोगे बाय मल्टीप्लाइंग द क्रेडिट्स अर्नड बाय देम विद द NCRF लेवल, जिस लेवल पे आपको जितने मिले आपको वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रेडिट्स, तो उससे आपका टोटल निकल के आ जाएगा, ओके। MCQs देख लेते हैं। सो आई जस्ट मतलब आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो। आई शो यू द क्वेश्चन देन आई टेल यू द आंसर, ओके। आई एम नॉट रीडिंग इट आउट क्योंकि कई बार आप सुनने में भी कंफ्यूज हो जाते हो। यू कैन पॉज, रीड एंड देन आंसर, इससे आपकी रीडिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। इसका आंसर है C, फाइन। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, ये NGT कैसे डिफरेंट है CPCB से, इसके बारे में है। मैं आपको स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस दिखा देती हूँ। NGT और CPCB का डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। यू कैन पॉज एंड सी। तो इसका आंसर है B। थर्ड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा केस रिलेटेड नहीं है टू सेक्शन 295A। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर इज A। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग इंडिया चाइना। तो आप स्टेटमेंट्स पढ़ लो, मैं आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ। ओके, आई होप यू हैव रेड द स्टेटमेंट्स। सो ऑप्शंस ये हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन, ओके। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन।
So the answer is B. Okay, I hope you liked the video. Please share and subscribe, and thanks for watching. Have a nice day.